नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष उत्तराखंड की जो आगामी परीक्षाएं होने जा रही हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, जो आज का जो हमारा टॉपिक जो रहने वाला है, ये भारतीय संविधान से संबंधित ये टॉपिक रहेगा, जहां से आपके एग्जाम में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम उस पर आज चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से आपके पूछे जा सकते हैं, हम उन्हीं पर ज्यादा फोकस करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष यदि मैं रखूं, तो उसका जो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है क्या है। कहने का मतलब है कि जो शासन की जो एकात्मक जो पद्धति होती है, उसका लाभ किसे प्राप्त होता है, किसमें होता है। यदि हम बात करें अधिक अनुकूलित जो शालीनता के साथ होता है, या दृढ़ राज्य के साथ होता है, या फिर बात करें जनता द्वारा, या अधिक सहभागिता के साथ, या सत्तावाद की कम संभावनाओं के साथ। अगर क्वेश्चन ये आता है तो आपको जो दृढ़ राज्य के साथ इसका क्या होता है, संकल्प होता है, या कहें शासन की जो एकात्मक पद्धति का जो केंद्र बिंदु होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो आपका राज्य या कहें राष्ट्र की जो सुदृढ़ सुदृढ़ चीज होती है, या कहें उसको किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, ये उस पर निर्भर करती है। अगर इसी से संबंधित अगर हम दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष रखूं, या क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि किस देश का अलिखित संविधान है, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके सामने दो तीन पॉइंट रखे जा सकते हैं कि यूएस है, या यूके है, या पाकिस्तान है, या भारत है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूके ब्रिटेन का जो संविधान है, वो आपको पता होना चाहिए, वो अलिखित संविधान है। साथ ही अगर हम बात करें, यह जो संसदीय जो परंपराएं होती हैं, उसके आधार पे ये शासन होता है। इधर पे कहाँ, ब्रिटेन पे और यूके के अंतर्गत की बात कर रहा हूँ। और अगर हम यूएसए की बात करें, साथ ही आपके पाकिस्तान की बात करें, और साथ ही अगर हम भारत की बात करें, तो ये जो यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो यहाँ का भारत का जो संविधान है, या पाकिस्तान का संविधान, या यूएसए का संविधान की बात करें, तो यहाँ पर ये क्या है, लिखित संविधान है यहाँ पर। अगर क्वेश्चन क्या बनता है, कभी क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा भारत का जो संविधान है, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में इसे जाना जाता है। और कभी क्वेश्चन ऐसे भी आप लोगों के समक्ष पुट अप हो सकता है दोस्तों, कि भारत की जो संविधान सभा किसके द्वारा ये बनाई गई थी, क्वेश्चन ये आता है। जैसे आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा बनाई गई थी। अगर हम बात करें तो इसको बनाने की, देखिए जो भारत की जो संविधान सभा का अगर गठन की बात करें, तो ये कैबिनेट जब मिशन योजना के द्वारा यहाँ पर क्या गया, इसको सुझाया गया था। जब भारत में कैबिनेट मिशन को इम्प्लीमेंट बनाया जाता, कैबिनेट मिशन जब चरम पे था, उस समय ये सुझाव दिया गया था। और यहाँ पर प्रस्ताव, जब अगर आपको याद होगा, अगस्त प्रस्तावों के तहत यहाँ पर क्या हुआ था, 1946 के 46 में यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। और जब संविधान सभा का जब गठन की बात करें या निर्माण के लिए यहाँ पर कहा गया कि भैया हमें अपने देश को संचालित करने के लिए, क्योंकि हमारा देश जब आज़ाद हो गया था, तो आज़ाद होने के बाद ये सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमारा भारत का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो और संविधान सभा हो। यहाँ पर किस प्रकार से, जिस प्रकार से इसका स्वरूप हो, किस प्रकार से इसका संपूर्ण कायाकल्प हो, वो तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत रखी गई थी। और अगर हम कभी क्वेश्चन बनता है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया, और 1946 को किया गया। संविधान सभा का गठन का निर्माण यहाँ पर किया गया। कभी क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का
जो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष की अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, स्पष्ट तौर पे इसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर अगर बात करें तो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको यहाँ पर अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया। जो इनका कार्यकाल था दोस्तों, वो सिर्फ आपके 2 वर्ष के लिए इनको नॉमिनेट 2 दिन के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में ही इनको चुना गया था। जबकि 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर निर्वाचित किया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इन्हें जाना जाता है, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति ये रहे। कभी क्वेश्चन बनता है भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो आप सभी को पता है, इससे पूर्व मैंने बता दिया क्वेश्चन इस प्रकार से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अब कभी क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि राजनीतिक समानता पाई जाती है, किसके अंदर राजनीतिक समानता पाई जाती है? जैसे मैं आप लोगों के समक्ष कुछ ऑप्शन रखना चाहूंगा, जैसे कि जो विशेषाधिकार के अभाव में जो राजनीतिक समानता जो पाई जाती है, कहने का मतलब है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो वयस्कों को मत डालने का जो अधिकार होता है वो, या धन के जो समान वितरण होता है उसके अंतर्गत, या व्यक्ति के जो तर्क संगत होती है, जैसे हम बौद्धिकता की अगर बात करें तो उसके अंतर्गत। तो इनमें से अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है उसके आधार पर राजनीति की समानता यहाँ पर पाई जाती है। अब इसको थोड़ा सा इसको डिटेल में अगर मैं बताऊं समझाऊं कि यह होता क्या है, तो दोस्तों जो सार्वभौमिक अगर वयस्क मताधिकार की बात करें तो इसकी स्थिति में क्या होता है, जब प्रत्येक देश के जो वयस्क नागरिक जो कहें युवा होते हैं, उनको अपना क्या होता है, प्रतिनिधि चुनने का यहाँ पर क्या होता है, अधिकार होता है, या कहें उसके द्वारा मत देने का यहाँ पर उनको अधिकार होता है। जिसके कारण से क्या होता है, राजनीतिक समानता की स्थिरता को दर्शाया जाता है। ठीक है जी। आपका यह होना चाहिए कि प्रत्यक्ष तौर पर कोई भी व्यक्ति किसी भी कैंडिडेट को वो नॉमिनेट कर सकता है, चुन सकता है, ठीक है, उसे संसद के अंदर भेज सकता है। यही हमारी क्या है, भारत की जो संविधान की खूबसूरती है। अब अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ जाता है। मान लीजिए जो पुलिस की जो भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे पटवारी की बात करें, लेखपाल की, जो भी हैं, तो वर्तमान समय में जो भी पेपर बने हैं तो वहां पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, अगर हम आता है ऑप्शन, अगर मैं आप लोगों के समक्ष रखूं, तो ये बन सकता है कि जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता है, या उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। जो नास्तिक है, जिसमें किसी भी प्रकार की आस्था ना हो, उसे नास्तिक कहा जाता है। या फिर जो धर्म का विरोधी होता है, किसी धर्म विरोधी मतलब हिंदू धर्म का विरोधी, इस्लाम धर्म का विरोधी, या कहें ईसाई धर्म का विरोधी, किसी भी धर्म का हो सकता है। या फिर अगर हम बात करें दोस्तों, जो लोगों की जो धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो। ठीक है। यहां पर अगर हम किसी क्वेश्चन को अगर पुट अप करें आंसर को, तो यहां पर जो आंसर पिक होगा जिसका कोई अपना धर्म ना हो, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर तौर पर किसी व्यक्ति विशेष का अगर बात करें, किसी राज्य का अगर पर्टिकुलर धर्म हो, मान लीजिए हिंदू धर्म है किसी राज्य का, तो वहां पर इस्लाम धर्म के जो सदस्य हैं, या फिर सिख धर्म के सदस्य हैं, या फिर ईसाई धर्म के सदस्य, तो उनकी कहीं वैल्यू नहीं होंगी, उन पर तो अत्याचार होंगे, उनको उस राज्य में रहने का अधिकार ही नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी विडंबना परिस्थितियां उत्पन्न ना हो,
कर संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की जो बात की गई है, जहां पर सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखा जाए या कहीं उनकी इज्जत की जाए, और जिसका कोई भी अपना धर्म नहीं होता है उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा डीपली समझाने की कोशिश करूं तो धर्म निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य अगर हम बात करें, जिसका कोई अपना धर्म ना हो, किसी धर्म को विशेष प्रोत्साहन यहाँ पर नहीं दिया जाता है। अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जो जोड़ा गया है, वो 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 के अंतर्गत इस शब्द को जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा जाता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि भारतीय संविधान केवल राज्य सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना कहें या विचार नहीं करता, बल्कि लोकतांत्रिक समाज की ये परिकल्पना करता है, क्योंकि इसकी जो विचारधारा है उसका ओतप्रोत स्रोत है, क्या है, न्याय है, समानता है, या स्वतंत्रता है, या फिर भाईचारा है, क्या है, इसको हमें समझना होगा। देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल सरकार को लोकतांत्रिक रूप से ही काल्पनिक कल्पना की बात करें या विचार नहीं करती है, बल्कि ऐसे लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करती है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, न्याय की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, संप्रभुता की बात करते हैं, भाईचारे के विचार से ये क्या होता है, ओतप्रोत होता है। इस चीज को समझ लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी क्वेश्चन कैसे पुट अप होता है दोस्तों, बहुत दफे क्वेश्चन पूछा जा गया है, 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, पीसीएस के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान के अंतर्गत जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं, प्रस्तावना के अंतर्गत देखते हैं, या बात करें जो भाग 3 है उसके अंतर्गत देखते हैं, भाग 4 के अंतर्गत देखते हैं, भाग 1 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत हम देखते हैं कि लोकतंत्र के आदर्शों को हम किसके अंतर्गत देखते हैं। अगर आपने संविधान को सही तरीके से पढ़ा हो विस्तार पूर्वक, तो आपको इस क्वेश्चन को हल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्शों की अगर हम झलक देखने की अगर बात करें, तो हमें भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वहां पर ये चीजें देखने को मिलती हैं, और प्रस्तावना के मध्य से ही हमें भारतीय संविधान का सार की अपेक्षा, उद्देश्य और साथ ही उसका लक्ष्य और उसका अगर हम दर्शन भी यहाँ पर क्या करता है, प्रकट करता है। इस चीज को हमें भली भांति हमें स्मरण होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना जिसे प्रेम्बल्स भी कहा जाता है, वह भारतीय संविधान में किस रूप में से घोषित किया गया है आपको बताना है। देखिए, अगर मैं ऑप्शन रखूं आपके सामने, तो यहाँ पर एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्र गणराज्य की बात कही गई है, या फिर एक सामाजिक या लोकतंत्र गणराज्य की बात की गई है, या फिर एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या लोकतंत्र गणराज्य की बात की गई है, या फिर केवल एक गणराज्य की ही बात यहाँ पर कही गई है। क्या यहाँ पर सत्य है, क्या चीज यहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज यहाँ पर आनी चाहिए। देखिए, 2006 में भी ये एसएससी के अंतर्गत पूछा गया है, और साथ ही
उत्तराखंड में कई दफे ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 में क्वेश्चन यह बना है, और अगर हम बात करें 2021 में भी ये क्वेश्चन या 22 के प्रथम सप्ताह में जो परीक्षाएं आयोजित हुई थी उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए मैंने क्वेश्चन क्या करा, फिर से आपको थोड़ा सा बता दूं। जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किस रूप से इसे घोषित किया गया, भारत को निम्न में से किस रूप में इसे घोषित किया गया, तो मैंने आपके सामने जो 4 ऑप्शन रखे गए हैं, भारत को किस दृष्टिकोण से हम भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं के अंतर्गत एक स्वरूप में प्रकट तौर पे इसे सजोते हैं या देखते हैं। देखिए अगर आप लोगों को थोड़ा सा अपनी बौद्धिकता पे अगर जोर दो तो आपको स्मरण आएगा कि जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होने के समय में जब संविधान की जब प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभुत्वता संपन्न या कहें समाजवादी या पंथ निरपेक्ष, जो शब्द मैंने पहले भी बताया था, या कहें लोकतंत्रात्मक गणराज्य यहाँ पर क्या किया गया था, घोषित किया गया था। देखिए स्पष्ट तौर पे मैं फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है कि एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य यहाँ पर क्या किया गया है, घोषित किया गया है। और मूल संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और साथ ही अखंडता को यहाँ पर क्या किया मेंशन किया गया है। इस चीज को आपको स्मरण होना चाहिए कि इन चीजों को जो ये शब्द थे इसमें नहीं थे इस समय। फिर से बता देता हूं, देखिए इस पर से देखिए, जो या इसका द्योतक की अगर बात करें तो मैंने तो आपको बोल दिया है कि भैया जो संविधान को, जो भारत की जो प्रस्तावना है, भारत को संप्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य यहाँ पर क्या घोषित किया गया। और इसकी जो मूल प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है, इन शब्दों को नहीं जोड़ा गया था या कहीं इसमें नहीं थे। और साथ ही कालांतर में अगर हम बात करें, जिस समय तत्कालीन उस समय जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का जो नाम दिया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जब सिफारिश हुई थी, जो 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, मैंने आपको बताया था 1976 को, ये प्रस्तावना में ये तमाम चीजें जोड़ी गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न को भी समझना आप लोगों ने अत्यंत अनिवार्य है। जो ये जो शब्द है दोस्तों, भारतीय संविधान की यथा संवैधानिक जो स्थिति है, जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान को जो लागू होने पर या कहें जब लागू हो गया था, तो उस समय क्या था, संविधान लागू होने पर क्या थी या क्या था, ये आपको बता रहे हैं। एक समाजवादी लोकतंत्र की बात करें, या फिर एक समाज प्रजातांत्रिक गणराज्य की बात करें, या एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य की बात करें, या फिर एक संप्रभुत्वता धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र गणराज्य की बात करें, या एक संप्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र की बात करें, तो इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो दोस्तों इसमें एक संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य की हमने यहाँ पर क्या करी, एक सोच रखी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर हम बात करें जो भारतीय संविधान में, अगर हम आपको स्मरण याद दिलाऊं, जो प्रस्तावना है तो उसमें अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, निम्न में से किस में अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, ये आपको बताना। देखिए जो सर्व सत्ताधारी लोकतंत्र गणराज्य की बात करें
या समाजवादी की बात करें, या धर्मनिरपेक्ष की बात करें, या संघात्मक संसदीय की यदि बात करें, संघीय संसाधनात्मक कार्यों की बात करें, तो उसके अंदर तो अगर इसमें देखोगे दोस्तों, तो जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें एक संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, और साथ ही जो आर्टिकल 1 है उसके अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ यहाँ पर किया गया, घोषित किया गया। संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ संघ का शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि भारत को राज्यों का संघ यहाँ पर क्या किया गया, घोषित किया गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यदि आप लोगों को ये आपकी एग्जाम के लिए हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें और अपना सुझाव कमेंट सेक्शन पे दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखिए, अगला प्रश्न अगर मैं आप लोगों के समक्ष रखूं तो ये है कि अब तक भारत के संविधान की जो उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है। संशोधन की बात कर रहा हूं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक भारत में कितने संशोधन किए जा चुके। 1 बार किए गए हैं, 2 बार किए गए हैं, 3 बार किया गया है, इसमें से अभी तक कोई भी नहीं कहा या कभी भी नहीं किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कितनी बार किया गया। देखिए, जो भारतीय संविधान के निर्माण के बाद अगर अब तक की बात करें तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका में केवल सिर्फ 1 बार इसमें क्या गया, संशोधन किया गया। जो संशोधन किया गया था 1976 की जो मैंने बात करी, जो पहले से जो संविधान संशोधन की जो मैंने बात की थी आपको, उसमें जो अधिनियम के द्वारा जो उद्देशिका में जो समाजवादी, जो पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द, ये तो 3 शब्दों को यहाँ पर क्या किया, जोड़ा गया था। 3 शब्द कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, साथ ही अखंडता शब्द को यहाँ पर क्या किया है, जोड़ा गया है। आप अगर भारत की संविधान की उद्देशिका को अगर पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट तौर पे इसका उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार, अगर आप किसी भी किताब को उठा ले, एनसीईआरटी की किसी भी बुक को उठा ले, तो उसमें जो पहला ही जो ये दिया जाता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भारत की संविधान की उद्देशिका इसे कहा जाता है। इसमें ये तमाम चीजें देखिए, स्पष्ट रूप से लिखा है, भारत का संविधान और उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, देखिए अखंडता सुनिश्चित करने वाली प्रभुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज की जो तारीख थी 26 जनवरी 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जो ये मैंने आपको संविधान की उद्देशिका पढ़ के जो सुनाई, तो इसमें जो मैंने आपको 3 शब्द जो बोले थे, पहला ही जो शब्द है समाजवादी, ठीक है, पहला शब्द, धर्मनिरपेक्ष दूसरा शब्द, और यहाँ पर अखंडता जो शब्द मैंने यहाँ पर पढ़ा कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता जो शब्द यहाँ पर आ रखा है, ये चीज जोड़ी गई थी। इसमें सिर्फ अभी तक 1 बार यहाँ पर क्या किया गया है, संशोधन आपके संविधान में की उद्देशिका में किया गया है। मैंने आपको ये डिटेल में अच्छी तरह से समझा दिया, ठीक है। अब मुझे एक क्वेश्चन में आप लोगों के समक्ष फिर रख रहा हूँ, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, क्या नहीं है, न्याय का या फिर मातृत्व का या प्रतिष्ठा और सम्मान की या वयस्क मताधिकार की। तो यहाँ पर भ्रांत नृत्य जो शब्द मैं कह रहा हूँ, देखिए संविधान की जो प्रस्तावना में न्याय, भ्रांता एवं प्रतिष्ठा, समानता का उल्लेख तो है, किंतु अगर हम बात करें, अगर हम अभी हमने जो प्रस्तावना पढ़ी तो उसमें वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ पर आपने वयस्क मताधिकार नहीं सुना होगा, जो ये जो चीज है यहाँ पर इस चीज का उल्लेख नहीं किया गया है।
जो संविधान के जो आर्टिकल है 326 के अंतर्गत यहाँ पर मैथ का जो वयस्क मताधिकार के आधार पर हम लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की जो विधानसभाएं उनके निर्वाचन का होने का जो उल्लेख यहाँ पर इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, ये इस चीज को स्पष्ट से समझ लीजिए। अब अगला प्रश्न मैं रखूं आप लोगों के समक्ष, वो यहाँ पर सिंपल सा है। देखिए, संविधान के निर्माण के मनोभाव और उसके जो आदर्श जो प्रतिबिंब होते हैं क्या होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, फिर से क्वेश्चन दोहरा रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैंने कहा संविधान के निर्माताओं के जो मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब जो होते हैं वो क्या है। देखिए, मूल अधिकारों में या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों की बात करें या फिर उद्देशिका की बात करें या फिर हम बात करें मूल कर्तव्यों की, अगर हम बात करें तो उसमें क्या चीजें हैं अगर हम देखें तो, अगर इसकी जो स्पष्ट तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो उद्देशिका को यहाँ पर क्या किया है, सम्मिलित किया गया है। थोड़ा इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेलिंग में समझाने की प्रयत्न करूंगा। देखिए, यहाँ पर जो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें जो संविधान निर्माताओं के जो मनोभाव है या आदर्श प्रतिबिंब है उनके जो होते हैं उसमें, और संविधान के किसी भी जो मानवत या जो व्यक्ति है का स्पर्श यहाँ पर नहीं हो पाया है, या कहें उसका व्यक्तित्व की बात करें या मन व्यक्त जो उसके द्वारा जो सोचा है का यहाँ पर स्पर्शीकरण नहीं हो पाया है। और उद्देशिका की अगर हम बात करें, जो निर्णायक की जो भूमिका उसमें जो निर्वाह कर रहे थे या कहें उसके जो मार्गदर्शन करता थे या मार्गदर्शक थे, और उस समय इन वी बेरुबारी यूनियन के जो 1960 में इस मामले में कहा गया था, जो ये इन री और बेरुवारी यूनियन की हम बात करें, जो आपके केरल या वेस्ट बंगाल के अंदर जो हुआ था पश्चिम बंगाल में, तो इसमें 1960 के मामला आया था ये। तो उसमें जो प्रस्तावना में संविधान के निर्माताओं से यह आशय को यहाँ पर स्पर्श करने की यह कुंजी ये कहा गया था। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, एक रूप से इसे हम संविधान की कुंजी भी कहते हैं या की भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको स्पर्श होना चाहिए। देखिए, जो भारतीय संविधान में जो मिश्रित या कहें संयोजित कि अगर हम बात करें जो भारत का संविधान का वर्णन अगर निम्न में से किस प्रकार से किया गया है, भारत में संयोजित भारत का वर्णन निम्न में से किस प्रकार से किया गया है, ये आपको बताएं। एक, राज्य संघ के द्वारा किया गया, अर्ध संघी राज्य के आधार पर किया गया, राज्य तथा संघी राज्यों का क्षेत्र का ये परिसंघ होगा या अंतः एकात्मक या संघी क्षेत्र होगा, यह कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो संविधान के मैंने इससे पूर्व आपको बताया था, जो आर्टिकल 1 है ना, आर्टिकल 1 के भाग 1 में के आधार पर जो भारत अगर हम कहें इंडिया या फिर ये राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। यहाँ संघीय शब्द नहीं आएगा, यहाँ पर संघ होगा। और संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार यदि हम बात करें तो संविधान की रचना और परिकल्पना और संरचनात्मक की अगर बात करें तो ये परिसंघ इकाइयों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं था और ना ही किसी संगठित इकाई को उससे अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस चीज को आपको स्पष्ट होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप लोगों के वीडियो समझ में आ रही होगी तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए इतना ही। तब दोस्तों, इससे अगली वीडियो में आप लोगों के सामने कल लेके आऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।